बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योरसेल्फ विद एबी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी को हम किस तरह कर्नफ मैप में लेबल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो क्या उसको लेबल कर सकते हैं। तो आंसर तो सिंपल सा है, यस लेबल कर सकते हैं, लेकिन उसको लेबल करने से पहले उस एक्सप्रेशन को, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, उसको स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। अब स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, ये हमने सीख लिया था कि जो भी टर्म गिवन है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम। मिसाल के तौर पर इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2। इसका मतलब है एक वेरिएबल मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है, सी। अगर सी मिसिंग है तो सी को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम पढ़ेंगे सबसे आसान वाला तरीका। और इसी तरह इस टर्म में 3 होने चाहिए, लेकिन कौन मिसिंग है, बी एंड सी। ये 2 वेरिएबल्स मिसिंग हैं। जो मिसिंग होते हैं उनकी जगह हमें काउंटिंग लिखनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर सी मिसिंग है तो सी की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक सी 0 हो सकता है, एक सी 1 हो सकता है। तो इस टर्म में पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1, बी की जगह क्या आ जाएगा, 1, सी बार की जगह क्या आ जाएगा, 0। अगर ये 1, 0 और 1 नहीं आपको समझ आती तो आप हमारा पिछला लेक्चर देखें, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब इसमें हमें यह पता है कि ए 1 है, लेकिन कौन ए अगर 1 है और बी क्या है, बार है, तो उसका क्या आ जाएगा, 0। तो मिसिंग है सी की जगह एक मरतबा आ जाएगा 0, एक मरतबा आ जाएगा 1। तो जो मिसिंग है उसकी जगह मैं लिख देता हूं 0, और फिर अगली मरतबा उधर क्या लिख देता हूं, 1। लेकिन 0 के साथ भी जो मिसिंग नहीं है वो वाले नंबर्स वैसे के वैसे ही आएंगे। मिसाल के तौर पर 1 0 हमने लिखना है, और अगली टर्म क्या होगी, 1 0 1। और इसी तरह अगर हम देखें कि बी और सी के वक्त कौन मिसिंग है, तो इधर हम जो समझ लें कि बी और सी गिवन है, जो मिसिंग है पहले टर्म में, तो उसकी काउंटिंग लिखेंगे। आपको पता है 2 वेरिएबल्स हो तो मैक्सिमम हम कितने काउंट कर सकते हैं, तो जवाब है मैक्सिमम हम काउंट कर सकते हैं 0 से लेकर 3 तक। यानी कि पहला 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0, चौथा 1 1। ये पॉसिबिलिटीज हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप गौर से देखें, ए बार हमारे पास गिवन है, जो गिवन है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 ए बार की वजह से, और नीचे भी क्या लिख देंगे, 0। 4 टर्म लिखनी है तो 4 मरतबा हम क्या लिख देंगे, 0। 4 मरतबा जब 0 लिखेंगे तो वो उस तरह हमारे पास कंप्लीट पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी स्टैंडर्ड फॉर्म की। 2 3 4 0। 4 0 में अब हम दूसरी साइड पर जो मिसिंग वाले हैं उनकी काउंटिंग लिखेंगे। यानी कि पहले क्या आ सकता है, 0 0, फिर क्या आ सकता है, 0 1, फिर क्या आ सकता है, 1 0, फिर क्या आ सकता है, 1 1। अब ये जो बाइनरीज हमारे पास हासिल हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की बाइनरीज कहलाएंगी। इन स्टैंडर्ड फॉर्म की बाइनरीज को हम पुट करेंगे कर्नफ मैप में। तो कर्नफ मैप हमें इजी से बनाना आता है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से सीख लिया। कर्नफ मैप बनाएंगे। ये 3 वेरिएबल्स एक्सप्रेशन है, तो 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन के लिए कितने बॉक्सेस होने चाहिए, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए 2⁻³ विच इज इक्वल टू 8 बॉक्सेस होने चाहिए। 8 बॉक्सेस बनेंगे कैसे, ऐसे हम एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे, बड़े बॉक्स को 8 छोटे छोटे बॉक्सेस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और वो 8 छोटे छोटे बॉक्सेस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो आप देख रहे हैं। सेंटर में हम लगाएंगे एक लाइन इस तरह से, और फिर इसको 1 2 3 लाइन जब इसके दरम्यान में लगाई तो टोटल हमारे पास बॉक्सेस हो गए 8। इस तरह इस साइड पे भी हम लगाते होते हैं। ये हमें बताता है, ये वाली लाइन हमें बताती है कि आपने वेरिएबल्स जो मौजूद है एक्सप्रेशन में वो किस तरह से लिखने। मिसाल के तौर पर इस साइड पर क्या लिखेंगे, ए बी, और इस साइड पर क्या लिखेंगे, सी की वैल्यूज क्या आएंगे, 0 एंड 1। ए बी क्योंकि इस साइड पर है तो इसकी वैल्यूज आएंगी जिस तरह ये काउंटिंग लिखी, 0 0 0 1 1 1 1 0।
अब यहां पर 1 0 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा 1 1। इसकी तरतीब आप पिछले लेक्चर में चेक कर सकते हैं। बस फिल कर दें। पहली टर्म में क्या है 0 0 0। 0 0 0 जब है तो आपका 0 0 और 0 के सामने वाले खाने में क्या लिख देंगे 1, क्योंकि एसओपी में क्या आता है 1। इसी तरह 0 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1 इस खाने में आ जाएगा। और इसी तरह दूसरा क्या है 0 1 0, 0 1 0 इसमें लेबल कर देंगे। और इसमें क्या आ जाएगा 1 0 0, बल्कि 0 1 1 1 वाली टर्म भी है, 0 1 1 1 वाली टर्म, 0 1 1 1। और इसी तरह 1 0 0, 1 0 0 इस वाली टर्म में। और इसी तरह 1 0 1, 1 0 1 ये वाली टर्म भी हमारे पास ऑक्युपाई हो जाएगी। और 1 1 0, 1 1 0 इस तरह से हमने कंप्लीट एसओपी को, यानी कि जो स्टैंडर्ड नहीं थी उसको हम क्या कर सकते हैं लेबल कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि कोई भी एक्सप्रेशन जो स्टैंडर्ड नहीं होगी पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में, फिर वही तरीका। इस तरह कोई और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है एक एक्सप्रेशन गिवन है ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी डी बार, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि मैक्सिमम जो वेरिएबल्स होने चाहिए ईच टर्म में वो कितने होने चाहिए 4, लेकिन हमारे पास पहली टर्म में कितने गिवन है 2, दूसरी टर्म में कितने गिवन है 3, तीसरी टर्म में 4। तो 4 होने चाहिए हर एक में। जो मिसिंग है उसकी जगह क्या लिखेंगे, उससे पहले आप इसको लिख लें। ए का क्या आ जाएगा 1 और बी का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इनके ऊपर बार नहीं है। मिसिंग कौन है इसमें, इसमें मिसिंग है सी एंड डी। और इसमें कौन मिसिंग है डी मिसिंग है। तो जो डी मिसिंग है उसकी जगह हम 0 और 1 लिख देंगे, तो हमारे पास वो उसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जगह आपको लिखनी पड़ेगी काउंटिंग जो मिसिंग है। तो काउंटिंग में क्या आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। उसके बाद जो मिसिंग नहीं थे अवेलेबल थे उनको एज इट इज लिखना है 1 1 1 1 1 1। और इस तरह जो ये मिसिंग नहीं है उनकी जगह क्या आएगा 1, बी की जगह क्या आ जाएगा 0 और सी की जगह क्या आ जाएगा 1। डी मिसिंग है, जो मिसिंग है उसकी जगह क्या आएगा 0 और फिर अगेन उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। बाकी जो मिसिंग नहीं है उनको एज इट इज लिखना है, यानी कि 1 0 1। ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है इस टर्म की, ये पॉसिबल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इस टर्म की। इस टर्म की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कोई भी मिसिंग नहीं है, तो अब सबको लिखेंगे 1 1 1 डी बार की जगह 0। ये कंप्लीट हमने डिस्क्राइब कर लिया किसी भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी को स्टैंडर्ड फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में। तो अब ये 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल को लेबल किस तरह करेंगे उसके लिए फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा कर्नफ मैप। तो इसके लिए कर्नफ मैप बनाएंगे। ये फॉर एग्जांपल अब 16 सेल्स बनेंगे तो डेफिनेटली बड़े हमारे पास बड़ा बॉक्स बनेगा हमारे पास। वन 2 3 1 2 3 और यहां पर कॉर्नर में क्या लिखेंगे ए, दूसरी साइड पर बी सी डी। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसको बस फिल कर लें। फिल करते हुए हम देखते हैं पहली टर्म में क्या है 1 1 0 0, 1 1 0 0 के सामने क्या लगा देंगे 1। दूसरी क्या है 1 1 0 1, 1 1 0 1 के सामने क्या लगा देंगे बार। तीसरी टर्म में क्या है 1 1 1 0, 1 1 1 0 के सामने क्या लगा देंगे 1, 1 1 1 1, 1 1 1 1 के सामने क्या लगा देंगे 1, 1 0 1 0, 1 0 1 0 इसके सामने क्या लगा देंगे 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1।
इसके सामने क्या लगा देंगे 1। और इसी तरह 1 1 1 0 1 1 1 0 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। जो ग्रुप ऑलरेडी ऑक्युपाइड होगा उसको दोबारा लेबल करने की जरूरत नहीं है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंप्लीट इसके क्या हो गई, लेबलिंग हो गई। अब हमने ये भी सीखा था कि जब लेबल हो जाए तो हमने ग्रुप्स बनाने हैं। अब ये जो ग्रुप्स बनेंगे, हमारी कोशिश क्या होगी, सबसे बड़े ग्रुप बने। 16 इसके सेल्स हैं, 16 का ग्रुप बन नहीं सकता। 8 कहीं पर भी कंप्लीट नहीं है तो 8 का भी ग्रुप नहीं बन सकता। किसका बन सकता है, क्या 4 का बन सकता है? तो आंसर है यस, 4 का ग्रुप बन सकता है। ये देखें, ये आपस में 4 का ग्रुप बना ले। अगर ये आपस में 4 का ग्रुप बना लेंगे तो आप इस ग्रुप को क्या कर देंगे, इस तरह से मार्क कर देंगे, जिससे हमें शो होगा कि ये ग्रुप है। और इसी तरह आप देखें कि ये भी 4 का ग्रुप बन सकता है। अब आप कहेंगे सर आपने तो लेबल कर दिया, तो जवाब है डबल हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बड़ा, अगर डबल करने से बड़ा ग्रुप बन रहा है 4 का, तो हम 2 का अकेले नहीं बनाएंगे। हमारी कोशिश क्या होगी, सबसे पहले क्या बनाए, बड़ा ग्रुप। तो बड़ा ग्रुप बनाने के लिए हमने देखा कि ये 4 इन द रो एडजेसेंट थी, एडजेसेंट होने की वजह से हमने इसको क्या कर लिया, लेबल। अब ऐसी सूरत में हम फाइनल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हमारा आंसर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। यानी कि अब हम जा रहे हैं फाइनल टर्म की तरफ। अब इसको पहले लेबल कर लें ताकि हम दोनों को इकट्ठे ही सॉल्व कर लें। इसको जब लेबल करेंगे तो लेबल यानी कि ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये देखें 4 का ग्रुप बन रहा है, 8 का नहीं बन सकता क्योंकि ये वाला सेल एम्प्टी है। तो ये 4 का ग्रुप ये वाला बन रहा है 1, और दूसरा 4 का ग्रुप कौन सा बन रहा है, ये वाला 2, और 1 2 का ग्रुप बन सकता है। अब देखें 2 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस 2 के ग्रुप की बजाय 4 का ग्रुप बनाएं। और 4 का ग्रुप कैसे बनाएं, ये नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों सेल्स आपस में एडजेसेंट हैं, तो हम 4 का ग्रुप बनाएं ताकि ग्रुप, हमने क्या कहा कि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, बड़े से बड़ा। तो ये देखें, ये वाला एक अलग ग्रुप बन गया। इस तरह से हमारे पास टोटल 3 ग्रुप्स बने। अब तीनों ग्रुप्स में जितने ग्रुप्स बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी आंसर में। अब आप कहेंगे सर इसमें अगर 2 ग्रुप्स बने हैं तो आंसर में 2 टर्म्स होंगी, तो जवाब है बिल्कुल ठीक, 2 ही टर्म्स होंगी। लेकिन आप गौर करें कि क्वेश्चन में कितनी टर्म्स थी। क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड नहीं थी, लेकिन स्टैंडर्ड जब कन्वर्ट की तो कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 टर्म्स थी गिवन क्वेश्चन में। लेकिन आंसर में जितने ग्रुप होंगे उतने ही क्या बनेंगे हमारे पास, टर्म्स। अब वो टर्म्स किस तरह की होंगी, रिड्यूस्ड टर्म, यानी कि फाइनलाइज्ड या मिनिमाइज्ड टर्म। क्या लिखेंगे उसको, मिनिमाइज्ड टर्म या एक्सप्रेशन। अब वो मिनिमाइज्ड जो एक्सप्रेशन होगी उसको लिखने की तरतीब समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको पहला ग्रुप कहते हैं, ये वाला ग्रुप। तो इस ग्रुप के जो इस ग्रुप में जो बॉक्सेस हैं, सेल हैं, उसमें वैल्यूज क्या है, किसकी, ए बी की, सी डी की। लेकिन कौन सी वैल्यू देखनी है। अब मिसाल के तौर पर ये पहली वैल्यू आती है हमारे पास इस ग्रुप में, इस वाले सेल की। ये सारा सेल में सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं ए और बी की वैल्यू आती है, और इसमें सी डी की बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम कैसे देखेंगे, जहां पर एक होगी ग्रुप की वैल्यू वहां उसको सेम एज इट इज लिख देंगे। यानी कि आंसर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, आंसर में हमें लिखना पड़ेगा, आंसर में कि ए भी 1 है, ए वाली साइड पर क्या है 1। ये देखें, पहली इधर पहली वैल्यू ए और इधर पहली वैल्यू ए, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1। अगर 1 आता है तो उसको ए बार लिखेंगे या ए, तो आंसर लिखेंगे ए, क्योंकि बार हम कब डालते हैं, जब यहां पर कहीं पर 0 आ जाता। और इसी तरह b की वैल्यू जो सेकंड टर्म है इस ग्रुप में मौजूद, वो कौन सी है 1, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, यानी कि b खुद आ जाएगा। अब ये वाली साइड इस ग्रुप के लिए क्या हो गई, कंप्लीट। अब इनको देखते हैं, इनको कैसे देखना है। इनको देखने के आसान तरीका है कि अगर c है पहला तो हम आंसर में, अच्छा एक साइड कंप्लीट हो गई तो आप प्लस का साइन डाल देंगे, नहीं सॉरी अभी प्लस का साइन नहीं डालेंगे। अच्छा, जब हम कहेंगे कि इस ग्रुप के लिए सी डी की वैल्यू क्या होगी इस टर्म में, तो सी डी की वैल्यू आप देखें हमने कैसे देखनी है। सी की वैल्यू है पहली वाली, 2 नंबर है उनमें पहला सी है, दूसरा क्या है डी। पहला ये 0 है,
इस कंप्लीट ग्रुप में क्या ये सेम है, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, तो 0 0 तो सेम है, लेकिन 1 1 ये 0 के साथ मैच नहीं करता। तो टोटल ओवरऑल ग्रुप में जितने भी सी हैं वो एक जैसे नहीं है। जब सी एक जैसे नहीं होंगे तो हम उसको आंसर में नहीं लिखेंगे। जो वैल्यूज एक जैसी होंगी उनको आंसर में हम लिखेंगे। जिस तरह कुछ और एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। और डी की वैल्यू देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो सेम नहीं है। यानी कि ये ऐसा होता कि सारी 0 0 0 0 होती, ये सारी 1 1 1 1 होती, फिर हम आंसर में सी या डी की वैल्यू लिखते। तो इस तरह से हमारा एक ग्रुप के लिए एक टर्म कंप्लीट हो गई। अब दूसरे ग्रुप के लिए हम दूसरी टर्म लिखेंगे, तो प्लस लगाएंगे। दूसरे टर्म में, दूसरे ग्रुप में आप देखें कि कौन कौन से नंबर शेयर हो रहे हैं ए बी की साइड पर। तो दूसरा ग्रुप है ये वाला जिसमें ये 4 मेंबर हैं। एक टर्म है 1 1 और दूसरी टर्म इस ग्रुप में कौन सी आ रही है, ए बी वाली साइड पर 1 0। एक टर्म इसमें आ रही है 1 1 सी डी की और एक टर्म क्या आ रही है 1 0। तो पहले हम देखेंगे ए बी की वैल्यू। इस ग्रुप में ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यानी कि पहले वाली एलिमेंट की वैल्यू क्या है 1 और दूसरे में क्या है 1। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। तो इस ग्रुप के लिए ए की वैल्यू क्योंकि सेम है तो आंसर की टर्म में हम ए लिख देंगे। यानी कि जिसकी वैल्यू सेम होगी वो वैल्यू लिखनी है, जिसकी वैल्यू सेम नहीं होगी वो वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास ए। क्या ए बार आएगा या ए, तो इधर 1 1 है, 1 को बार रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ए खुद रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी टर्म बी की जगह, बी की जगह यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है 0, तो सेम नहीं है। एक 1 है एक 0 है। जब सेम नहीं होंगी तो हम उधर क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस ग्रुप के लिए सी डी की वैल्यू रहती है। तो सी डी में, सी डी की साइड पर कौन कौन सी टर्म्स इंक्लूडेड है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हम गौर से देखें, सी यानी कि पहला डिजिट, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी क्या है 1, सेम है, सेम के लिए सी की वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है। और दूसरा टर्म कौन सी है 1 0, यानी कि डी की वैल्यू क्या है 1 0, वो सेम नहीं है तो हम उसके डी की वैल्यू यहां पर नहीं लिखेंगे। दिस इज फाइनल आंसर। यानी कि अब यहां पर कितने गेट्स यूज हो रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 और उसके अलावा एडिशन के अलग गेट्स। उन 7 को हमने सिर्फ 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमाइज्ड एसओपी। ये क्या कहलाती है, मिनिमाइज्ड एसओपी। उसके लिए एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ये वाली एग्जांपल। अच्छा, इस एग्जांपल में पहला ग्रुप बनाया ये वाला, तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, इसको रेज करता है ताकि हम कोई और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो गौर करते हैं, इसमें एक ग्रुप का लेबल भी कर सकते हैं। इसको 1 कह दें या किसी और कलर के साथ कह देता हूं मैं, इसको 1 कह दें, इसको 2 ग्रुप कह दें, इसको 3rd ग्रुप कह दें। पहले आप 1 के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लें। 1 में देखें कि ए और बी की कौन सी वैल्यू शामिल है। 1 ग्रुप में जो कि ये वाला है और ये इसके साथ बना हुआ है, इसमें हम गौर करें तो एक ए बी की वैल्यू क्या है 0 0, दूसरी ए बी की वैल्यू क्या है 1 0। 2 इसमें रोज है तो 2 वैल्यूज हैं 0 0 और 1 0। 0 0 और 1 0 में हम देखें कि पहली टर्म क्या है 0 और इसमें पहली टर्म क्या है 1। इसका मतलब है ए की जो 0 और 1 है वो सेम नहीं है। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आप ए नहीं लिखेंगे। लेकिन क्या कोई और टर्म मौजूद है तो देखते हैं। देखें बी की क्या वैल्यू है, बी की पहली एंट्री में क्या है 0, दूसरी में क्या है 0, तो बी सेम है। तो आंसर में फॉर ग्रुप 1 बी की वैल्यू क्या आएगी 0 है तो 0 का क्या आता है बार, इनके बी बार आ जाएगा क्योंकि 0 और 0 सेम है। इस चीज को अच्छे से समझ लें कि फाइनल टर्म कैसे लिखनी है। जो सेम वैल्यूज होंगी उसकी जगह का नंबर आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। जो सेम वैल्यूज नहीं होंगी उसका सिंबल नहीं आएगा। अब देखते हैं किसकी बात, सी की। तो गौर करें, इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में सी की वैल्यू 0 है, दूसरी साइड पर क्या है 1। तो क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज हैं तो सी का आंसर में कोई रोल नहीं होगा फॉर ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के लिए आपकी एक्सप्रेशन कंप्लीट होगी। नाउ वी आर टर्निंग टू ग्रुप 2।
ग्रुप 2 को की सिंबॉलिकल वैल्यू लिखने से पहले हम प्लस का साइन डाल देंगे। अब ग्रुप 2 कौन सा है? ये वाला ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में हम देखें कि ए बी की वैल्यू क्या है, 0 0 एंड 0 1। ठीक है, तो 0 0 और 0 1 में ए क्या है, 0 0। ए 0 0 है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि सेम है, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। लेकिन क्या ए लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? तो 0 की वजह से, क्योंकि 0 सेम है, 0 की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, बार। ठीक है, और बी की वैल्यू इस ग्रुप में देखें तो 0 1, ये सेम नहीं है, सेम नहीं होंगी तो बी इस टर्म में नहीं आएगा। इसी तरह ग्रुप 2 में सी की वैल्यू क्या है, 0 एंड 1, ये भी सेम नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन में 0 और 1 यानी कि सी की वैल्यू नहीं आएगी। आपके इस ग्रुप की लेबलिंग भी क्या हो गई, कंप्लीट। नाउ थर्ड ग्रुप कौन सा है? ये बिल्कुल सीधी लाइन वाला, बिल्कुल सीधी लाइन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू हो रहा है ऐसे सीधी लाइन में, तो हम इसमें जितने भी वैल्यूज आ रही हैं सबको कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर ए की क्या वैल्यू आ रही है, 0, इसमें क्या आ रही है 0, इसमें क्या आ रही है 1, चेंज हो गई। अगर चेंज हो गई तो आंसर में ए नहीं आएगा। अब बी की वैल्यू देखते हैं, 0 1, ये भी इधर ही चेंज होगी, आगे देखने की जरूरत नहीं है, चेंज होगी तो बी की वैल्यू भी आंसर में नहीं आएगी। सी की देखते हैं, इस पूरे ग्रुप में अकेला सी यानी कि 0 आ रहा है, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, सी बार। इस तरह से आपकी, कलर सेम कर लेता हूं मैं, इस तरह से आपका ये लेबलिंग क्या हो गई, मिनिमाइजेशन क्या हो गई, कंप्लीट, सी बार आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है कि आपने इतनी बड़ी टर्म यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 टर्म वाली एसओपी को आपने 3 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड हाउ वी मिनिमाइज एन एसओपी बाय कर्नफ मैप। इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएं, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अब स्टैंडर्ड फॉर्म के एग्जांपल ले लेते हैं। कोई आपके पास क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब गिवन होगी तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म का आप और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी। इस तरह से कोई एक्सप्रेशन गिवन है, प्लस कोई और भी इसमें और लिख लें, ए बार बी बार सी डी बार, इस तरह से कोई, और फिर कोई और टर्म लिख लें, जितनी भी मर्जी टर्म हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें मेथड से फर्क पड़ता है। तो मेथड किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं वो हमने देख लिया। पहले सबसे पहला प्रोसीजर क्या करना है, यानी कि अब जो ये 3 लेक्चर्स में आपने जो कहानी सीखी है उसको समराइज करने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि हम देखना है कि ये एसओपी है कि नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं, इसमें कितनी टर्म है, इस टर्म में कितने वैल्यूज हैं, तो 4 वैल्यूज हैं। इस टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं, 4, इसमें कितने हैं, 4 4 4 4 4। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने चेक करने के बाद, यस इट इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको लेबल करेंगे। जब लेबल करेंगे तो दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था, लेबल। लेबल का मतलब क्या है, लेबल का मतलब यह है कि हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है वो आपको बहुत अच्छे से समझ है कि हम इस ए बी को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी फॉर्म में। ए की जगह क्या आ जाएगा 1, बी की जगह क्या आ जाएगा 1, सी की जगह क्या आ जाएगा 1, डी की जगह क्या आ जाएगा 1, ए की जगह क्या आ जाएगा 1, बी की बार की जगह क्या आ जाएगा 0, और सी की जगह 1, डी की जगह 1, ए की जगह 1, बी बार की जगह 0, सी बार की जगह 0, डी की जगह 1, ए की जगह 1, बी बार की जगह 0, बी सी बार की जगह 0, डी बार की जगह 0, ए बार की जगह 0, बी बार की जगह 0, सी की जगह 1, डी की जगह 1, 0 0 1 0 0 0 0 0। इस तरह हमने, जब हम इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर ली, तो इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अब हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे एसओपी को। लेबल एसओपी इन के मैप। अब हमने के मैप बनाना है,
तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, 16। तो 16 बॉक्सेस वाला ये प्रॉब्लम है। तो 16 सेल्स बनाएंगे हम। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह से एक बॉक्स आप स्केल से बनाएं ताकि खूबसूरत नजर आए। इसमें खूबसूरती बहुत ज्यादा मैटर करती है। 1 2 3, तो टोटल हो गए 4। 1 2 3 4, सही है। और इस कॉर्नर में एज यूजुअल यहां पर क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यूज, और यहां पर क्या लिखेंगे, सी डी की वैल्यू। 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये लेबलिंग करेंगे। अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमने इसमें लेबल कर देना है। मिसाल के तौर पर पहला क्या है, 1 1 1 0 1 1, और इधर से सी डी की वैल्यू भी 1 1, इसके सामने हमने क्या लिख देना है 1। और दूसरे क्या है 1 0 1 1, 1 0 1 1 के सामने क्या लग देना है 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1 इधर, और 1 0 0 0, 1 0 0 0 इधर, और 0 0 1 1, 0 0 1 1 के सामने 1, 0 0 1 0, 0 0 1 0 के सामने 1, और 0 0 0 0, 0 0 0 0 के सामने 1। ये हमारे पास लेबलिंग हो गई। अब इसके बनाने हैं ग्रुप। सबसे बड़ा ग्रुप हमने क्या कहा था कि 16 का बन सकता है। अब इसमें 16 सेल फिल्ड नहीं है, तो 8 का देखेंगे, 8 भी करीब करीब नहीं है। तो 4 का देखेंगे तो 4 4 4 4 4 भी नहीं है करीब। और अगर हम देखें 2 के ग्रुप्स, तो 2 के ग्रुप्स बन सकते हैं। 2 के ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं, हम इसको लेबल कर लेते हैं। पहला ग्रुप बन सकता है 1, इसको 1 कर दें, और इसको क्या कह दें 2, इस ग्रुप को क्या कह दें 3। और अगर आप और हम एडजेसेंट को सही तरह नहीं समझ सके तो हम ये समझेंगे कि ये अकेला है, लेकिन गौर से देखें, ये वाला सेल इसके साथ भी एडजेसेंट हो सकता है, ये वाला सेल इसके साथ भी एडजेसेंट हो सकता है। तो हम 1 का ग्रुप बनाने से टोटली कोशिश करेंगे कि ना बने, लेकिन अगर बन रहा हो तो फिर बनाना पड़ेगा। अभी इसके एडजेसेंट मौजूद है, इसलिए हम इसको ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि मैं बना रहा हूं इसको इसके साथ ग्रुप, तो इस तरह से जो कॉर्नर वाले होंगे वो आपको पता है कंप्लीट गोल दायरा नहीं होता ग्रुप बनाने के लिए, तो हम इस तरह से उसको यू शेप बना देते हैं। जिस साइड पर बनाएंगे उस वाले सेल को एडजेसेंट के तौर पर यूज करेंगे। 3 ग्रुप, और ये कौन सा था 4 ग्रुप। तो इसका मतलब है जो आंसर में आएंगी वो कितनी टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी। यहां पर कितनी मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स मौजूद हैं। हम आंसर में लिखेंगे 4 टर्म्स वाली। अब जो आंसर इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 1 में ए और बी की वैल्यू क्या है, सिंगल है, सेम है, यानी कि ए बी 0 बी बी 0। तो ए बी 0 बी बी 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 की जगह क्या आ जाएगा बार, ए बार बी बार, ठीक है। और इस ग्रुप में फॉर ग्रुप 1 सी डी की वैल्यू 2 है, एक 1 1 है, दूसरा क्या है 1 0। तो सी पहला होगा, डी दूसरा होगा। पहले को पहले के साथ कंपेयर करें, 1 1, इसका मतलब है सी की वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 और 1 सेम है दोनों टर्म में। जब सेम है तो हम क्या लिख देंगे सी बार नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 1 है। दूसरा देखते हैं डी की वैल्यूज इस ग्रुप के लिए। इस ग्रुप के लिए डी की वैल्यू क्या है 1, और दूसरा क्या है 0। ये सेम नहीं है तो आंसर में डी की वैल्यू नहीं आएगी। तो एक ग्रुप के लिए एक टर्म कंप्लीट। अब दूसरे ग्रुप की बारी है। दूसरे ग्रुप के लिए ये देखें कि ये 2 टर्म्स का ग्रुप है। इस 2 टर्म में हम गौर करें तो ए और बी की 2 टर्म्स मौजूद हैं, 1 1 एंड 1 0। तो हम कंपेयर करेंगे पहली वाली को, यानी कि ए को। 1 और 1 क्या है सेम, 1 और 1 सेम है तो क्या आ जाएगा ए, क्योंकि 1 किसकी जगह पर है, ए की जगह। और बी की वैल्यू कंपेयर करते हैं 1 और 0, ये चेंज है, तो इस टर्म में बी नहीं आएगा। इस सेल में आप गौर करें एक ही कॉलम है सी डी का, जिसका सिंगल कॉलम हो आप याद रखिएगा उसको एज इट इज लिख देना है, क्योंकि सिंगल कॉलम में यहां पर क्या आ रहा है 1 1, तो मतलब सी भी 1 और डी भी 1, तो बाहर नहीं आएगा।
तो ये ग्रुप की लेबलिंग भी क्या हो गई, मिनिमाइजेशन भी कंप्लीट। अब तीसरे ग्रुप की बारी। तीसरे ग्रुप में हम गौर करें, ए और बी की एक ही टर्म मौजूद है, यानी कि 1 एंड 0। 1 एंड 0 को लिखना होगा, क्योंकि जिसमें एक टर्म मौजूद है उसको एज इट इज लिखा जाएगा। ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा ए, और 0 की जगह क्या आ जाएगा बी। अब देखते हैं इस थर्ड ग्रुप में सी और डी की क्या वैल्यू है। सी और डी थर्ड ग्रुप के लिए दो टर्म्स मौजूद हैं, 0 0 0 1। सी की वैल्यू पहले में 0 है, दूसरे में क्या है 0, सेम है, तो सी की वैल्यू आएगी, लेकिन 0 होने की वजह से ऊपर क्या आ जाएगा बार। और डी की वैल्यू यहां 0 है, यहां का है 1, तो डी की वैल्यू नहीं आएगी। इस तरह थर्ड का लेवल भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हमने देखा कि दो सेल शामिल है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें सी ए बी की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम, यानी कि 0 0। तो हमें लिखना पड़ेगा आंसर में 0 के लिए ए क्या होगा ए बार, बी क्या होगा बी बार। और इसमें सी डी की वैल्यूज क्या है, ये सी डी की 0 0 और इसमें क्या है 1 0। तो सी क्या है 0 और इस साइड पर सी क्या है 1। 0 और 1 सेम नहीं है तो सी नहीं आएगा। डी की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, यहां पर क्या है 0, और दोनों 0 है, तो इसलिए डी का क्या आ जाएगा बार। दिस इज फाइनल इक्वेशन विच वी गेट फ्रॉम के मैप। इस क्वेश्चन को ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर सकती है। तो हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में इंशाल्लाह। तो आप ये कंप्लीट वीडियो जरूर देखें, इससे आप किसी भी किस्म के कर्नफ मैप को सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।